हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे हैलोजिनेशन। इनफैक्ट हैलोजिनेशन हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर होगा हैलोजिनेशन 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हैलोजिनेशन करने के लिए बेंजीन जो कि सबस्ट्रेट था उसके साथ एक हैलोजन लेते थे और हैलोजन के साथ लुईस एसिड लेते थे। ठीक है, वहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का केस देखा था। आयोडीनेशन नहीं देखा था क्योंकि आयोडीनेशन का जो रिएक्शन होता है, आयोडीनेशन जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है और यील्ड इसमें काफ़ी कम मिलता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ स्पेशल तरीका अपनाते हैं जिससे कि यील्ड ज़्यादा मिले। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे। आयोडीनेशन अगर करना है फिनॉल का आयोडीनेशन किया है, I2 के साथ रिएक्शन कराया है। देखो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि अगर बेंजीन हो, अगर कोई कंपाउंड हो, बेंजीन हो और इसका जब हैलोजिनेशन करना है तो हैलोजन के साथ क्या लेना चाहिए? तो हैलोजन के साथ लुईस एसिड लेना चाहिए। हमने यहाँ पे लुईस एसिड नहीं लिया है। हमने ये भी बताया होगा कि बेंजीन का हैलोजिनेशन कराना हो तो लुईस एसिड लेना जरूरी है। बट अगर बेंजीन एक्टिवेटेड है, अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक्टिवेटर लगा हुआ है और वो भी बढ़िया वाला एक्टिवेटर, कोई भी एक्टिवेटर लगा हुआ हो, तो उस केस में बेंजीन का हैलोजिनेशन बिना लुईस एसिड का भी हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा गौर करो। अच्छा, ये किस तरह से होता है, किस मैकेनिज्म से होता है? होता एक्चुअली ये है कि ये जो लोन पेयर है, देखो ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे OH है, बाय द वे यहाँ पे OH है, ये लोन पेयर, या फिर इसका दूसरा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आया और ये यहाँ पे जो आयोडीन को ये इस तरह से अटैक किया। इस तरह से अटैक करने का मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दें तो ये जैसे ही OH यहाँ पे प्लस बन गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन गया, और ये निगेटिव चार्ज इनफैक्ट I पे अटैक किया और ये I- निकल गया और इस तरह से क्या बन जाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस तरह से बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसके बाद तुम चाहो तो इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद फिर से डीप्रोटोनेशन करा दो। डीप्रोटोनेशन कौन कराएगा? यहाँ जो I- निकला है, ये जो I- है, यहाँ जो निकला है I-, ये I- यहाँ से किसको निकाल लिया? ये यहाँ से H+ को निकाल लिया, HI बाहर हो गया और क्या बन गया? गौर करना, यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं। ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से H+ निकला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया और इस तरह से हो गया आयोडोनेशन या आयोडीनेशन। ये इसी तरह से, जिस तरह से ऑर्थो पे हुआ है उसी तरह से पैरा पे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो OH है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। बट पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सेबल होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है फिनॉल का I2 के साथ रिएक्शन, आयोडीन जुड़ा है, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता था, पैरा पे भी जुड़ सकता था, लेकिन चूंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए ऑर्थो पे ना जुड़ के पैरा पे जुड़ता है। ऑर्थो पे OH के साथ हिंड्रेंस इसका ठीक ठाक होता है इसलिए पैरा पे जुड़ता है। बट ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, इसमें ठीक ठाक अमाउंट में बढ़ता है। मेजर जरूर पैरा वाला होता है बट ऑर्थो वाला भी ठीक ठाक अमाउंट में बनता है। अब जरा गौर करो, यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं। होता एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना है इसका यील्ड काफ़ी कम मिलता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। लेकिन गौर करना, रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो यील्ड कम ही मिले, जरूरी नहीं है। बहुत सारा रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो वो रिवर्सिबल होने के बावजूद भी उसका यील्ड अच्छा खासा मिलता है। बट इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी कम होता है जिसके वजह से यील्ड काफ़ी कम मिलता है। ठीक है, तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है?
पीटर साइक बोलता है, पीटर साइक एक स्टैंडर्ड ऑथर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक का, तो उसका कहना है पीटर साइक का कि जिस वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है उस वेसल में बेस ले लो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो उस केस में इसका यील्ड ज़्यादा मिलेगा। कहना यह है पीटर साइक का कि जो बेस रहेगा अगर, तो ये जो HI बन रहा है इस HI को न्यूट्रलाइज करते जाएगा, क्योंकि एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट साइड होता जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है। तो अगर बेस दो तो ये जो प्रोडक्ट है ये साइड होता जाएगा, जिसके वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा, जिसके वजह से इसका यील्ड ठीक ठाक मिलेगा। साथ ही पीटर साइक ये भी बोलता है कि या तो बेस ले लो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, HI में जो I माइनस है इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और इस तरह से प्रोडक्ट क्या होने लगा, रिमूव होने लगा। तो प्रोडक्ट रिमूव होने लगेगा तो रिएक्शन ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा, जिसके वजह से इसका यील्ड ठीक ठाक हो जाएगा। ये था पीटर साइक का एक्सप्लेनेशन जो मेरे को ज़्यादा सही लगता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉला ब्रूस का एक्सप्लेनेशन। पॉला ब्रूस कहता है कि I2 के साथ साथ जब आयोडीनेशन करो बेंजीन रिंग का या फिनॉल का या कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव्स का, तो I2 के साथ साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये H2O2 लेता है। बोलता यह है कि H2O2 क्या करेगा, I2 को ऑक्सीडाइज करके I+ जनरेट करा देगा, I2 को ऑक्सीडाइज करके H2O2 I+ जनरेट करा देगा, और ये I+ का अमाउंट ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक अमाउंट में I+ जनरेट करता है। इसके वजह से इसका अटैक इस पर आसानी से हो जाता है और ढेर सारा अमाउंट, मतलब ढेर सारा तो नहीं बट ठीक ठाक अमाउंट इसका बन जाता है। दोनों का एक्सप्लेनेशन एकदम सेम डायरेक्शन में नहीं है, बट फिर भी दो एक्सप्लेनेशन है, दोनों को हमने बता दिया है, एक पॉला ब्रूस का है और एक पीटर साइक का है। ठीक है, अब कोई ये ना कहे कि यहाँ पे नहीं इससे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर 12th लेवल से ज़्यादा चला जाएगा, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। इनफैक्ट ये अलग कोई टॉपिक नहीं है, हाइलोजेनेशन ही पढ़ रहे हैं, तो हम ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल का। ये इस सेक्शन के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं होता क्या है, फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, सॉल्वेंट जब CH2 रखते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, सॉल्वेंट जब वाटर रखते हैं तो पॉलीब्रोमिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो फिनॉल का ब्रोमिनेशन हम करा रहे हैं, ध्यान देना समझना इसको, ये पूछेगा एडवांस में। फिनॉल देखो ये फिनॉल है, फिनॉल का जो OH ग्रुप है ये एक्टिवेटर है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। लेकिन जरा गौर करो, अगर यहाँ सॉल्वेंट CH2 रखें, या एक मिनट यहाँ पे हम सॉल्वेंट वाटर ले लेते हैं, पहले वाटर का केसिंग देख लेते हैं। तो अगर सॉल्वेंट वाटर लेंगे तो तुम जानते हो कि वाटर सॉल्वेंट है और उसमें फिनॉल ले लिए, तो बताओ फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है कि वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, जिस वजह से फिनॉल डिप्रोटोनेट हो जाएगा, इससे प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और ये अपने कंजुगेट बेस का फॉर्म ले लेगा। ये बन जाएगा O- और H+। तुम खुद जरा गौर करो, ये जब वाटर नहीं होता तो इस फॉर्म में होता जो कि एक्टिवेटर था, वाटर के कारण ये डिप्रोटोनेट हो गया, इस फॉर्म में आ गया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। ये भी एक्टिवेटर है बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, इसका +I बहुत तगड़ा होता है, साथ साथ ये +R भी होता है। इसका -I होता है, देखो यहाँ पे -I होता है एंड +R होता है, बट यहाँ +I होता है एंड +R होता है। +I इसका बहुत तगड़ा होता है। कोई ये ना समझे कि ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो -I शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बताया ये +I शो करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग +I शो करता है। तो बताओ ये तो एक्टिवेटर था ही, बट ये इसके बन जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। अब सोचो अगर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन आसानी से होगा, बट इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो इसका ब्रोमिनेशन बहुत आसानी से होगा। इसका मतलब यहाँ पे चांस है पॉलीब्रोमिनेशन होने का और यहाँ पे चांस है
इस केस में कि मोनोब्रोमिनेशन होके रुक जाए। ठीक है, एक्चुअली होता यही है, जब सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ रहता है, जिसके वजह से पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेटर है। और जब इस फॉर्म में रहता है तो उस केस में इस फॉर्म में कब रहेगा, जब वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, जब सॉल्वेंट CH2 होगा। CH2 क्या है, CH2 देखो, ये अगर फिनॉल है, ये अगर फिनॉल है, अगर इसको CH2 सॉल्वेंट दे दो, CH2 CO2 टाइप का है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, जिसके वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये आयनाइज नहीं हो पाता है, ये जैसा है वैसा ही रह जाता है, ये जैसा है वैसा ही रह जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जैसा है वैसा ही रह गया, जिसके वजह से क्या होगा कि ये एक्टिवेटर तो है बट इसके इतना एक्टिवेटर नहीं है, इसलिए इस पे जब हैलोजिनेशन होगा तो मोनो हैलोजिनेशन होके ही रुक जाएगा। और भी कुछ बातें हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। देखो, अब कोई बोले कि सर हम सोलवेंट तो वाटर लेंगे और ब्रोमीन रखेंगे कम, तो मोनो होगा या पोली होगा। देखो, ऐसा नहीं करना है। सोचना यह है कि हमें चाहिए क्या, पोली चाहिए या मोनो चाहिए, मोनोब्रोमिनेशन कराना है या पॉलीब्रोमिनेशन कराना है। अगर पॉलीब्रोमिनेशन कराना है तो हर कंडीशन को, हर चीज को इस डायरेक्शन में रखो कि पॉलीब्रोमिनेशन हो, और जब मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो हर कंडीशन को इस डायरेक्शन में रखो कि मोनोब्रोमिनेशन हो। हर कंडीशन मतलब पॉलीब्रोमिनेशन कराना है तो सॉल्वेंट ले लो वाटर, और जो Br2 ले लो, ये ले लो एक्सेस। ठीक है, और अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो सॉल्वेंट ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, और हाइलोजिनेशन के लिए ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमीन एक्सेस मत लो, यहाँ पे लिमिटेड ब्रोमीन लो, मतलब इसका जितना मोल हो उतना ही मोल ब्रोमीन का लो, मोनोब्रोमिनेशन होगा। अब कोई बोलेगा सर इसको कर दें लिमिटेड और इसको कर दें लिमिटेड, मतलब ब्रोमीन एक्सेस ना लें, कम लें, और वाटर ले लें सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो उस केस में मोनो होगा या पोली होगा। देखो, कुछ का मोनो हो जाएगा, कुछ का डाई हो जाएगा, कुछ का पोली हो जाएगा, और कुछ का होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको गौर करना है, तुमको पहले सोचना है कि पोली कराना है या मोनो कराना है। पोली कराना है तो हर कंडीशन को पोली के तरफ, और मोनो कराना है तो हर कंडीशन को मोनो के तरफ। हर कंडीशन मतलब अगर पोली कराना है तो एक्सेस Br2 लेंगे, सॉल्वेंट वाटर लेंगे। मोनो कराना है लिमिटेड Br2 लेंगे, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। अब जरा समझो, नेक्स्ट एग्जांपल को हम समझते हैं। ये फिनॉल के जगह पे अगर एनिलीन रहा, एनिलीन, जैसा कि आगे एग्जांपल हमने लिया है। एक चीज बताओ, यहाँ पे पॉलीब्रोमिनेशन क्यों हुआ? पॉलीब्रोमिनेशन होने के पीछे लॉजिक सिंपल था कि ये आयनाइज हो गया था वाटर में, जिसके वजह से पॉलीब्रोमिनेशन हुआ। आयनाइज हो गया था वाटर में, जिसके वजह से पॉलीब्रोमिनेशन हुआ। अब देखो, यहाँ पे ये आयनाइज हो गया था, आयनाइज होने के वजह से ये रिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया था। कैसे? आयनाइज होने के बाद क्या हो गया था, वो माइनस बन गया था ना, आयनाइज होने के बाद वो माइनस बन गया था, जिसके वजह से रिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया था, जिसके वजह से पॉलीब्रोमिनेशन हुआ था। बट एनिलीन के केस में ये तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। NH2, NHR, NR2 ये सब हाईली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, बहुत तगड़ा एक्टिवेटर होता है। तो ये चूंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर दोगे तो पॉलीब्रोमिनेशन ही होगा। ठीक है, हालांकि एक और चीज बता दें जिसके बारे में कम बुक लिखता है, अगर इसको Br2 और CH2 भी देंगे, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट भी देंगे, तब भी मेजर प्रोडक्ट पॉलीब्रोमिनेशन ही होता है। मतलब एनिलीन के केस में चूंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, सॉल्वेंट कुछ भी दो पॉलीब्रोमिनेशन ही मेजर होगा। ये अलग बात है कि ब्रोमीन वाटर देंगे तो ऑलमोस्ट 100% यही वाला बनता है, मतलब पॉलीब्रोमिनेशन ही बनता है। मतलब वाटर दे दो सॉल्वेंट और ये दे दो एक्सेस, तो ये ऑलमोस्ट 100% पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। हालांकि एक और चीज़ कर सकते हो, एकदम 100% बनाना है इसको, तो क्या कर दो, इस सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेसिक, ये बेसिक होने के वजह से ये जो HBr बनेगा, यहाँ भी थोड़ा बहुत
इक्विलिब्रियम बनता है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी इक्विलिब्रियम हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी इक्विलिब्रियम अगर बन रहा है तो कुछ तो ये बचेगा। अगर इस HBr को हटाने का व्यवस्था कर दो तो ये ऑलमोस्ट 100% बन जाता है। इसी को हटाने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं इस वेसल में, जिसके वजह से ये न्यूट्रलाइज होते जाता है। टू न्यूट्रलाइज HBr को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ये न्यूट्रलाइज होते रहता है, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट 100% पे चला जाता है। मतलब ये न्यूट्रलाइज होता रहेगा तो लीचर प्रिंसिपल के कारण ये आगे बढ़ता रहेगा ना, इस तरह से ये ऑलमोस्ट 100% मिल जाता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट था जो 100% के लगभग ज़्यादा करीब आ गया। और क्या, बट इतना नहीं तुमको सोचना है, तुमको ओवरऑल सोचना है। फिनॉल अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दिए मोनोब्रोमिनेशन, पोलर सॉल्वेंट दिए वाटर लिए पॉलीब्रोमिनेशन, एनिलीन चूंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन या पॉलीब्रोमिनेशन ही कराता है। ब्रोमीन वाटर रहे या ब्रोमीन CH2 रहे, पॉलीब्रोमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। और चूंकि इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 3 ब्रोमीन के कारण, जिसके वजह से ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। इनफैक्ट जिस तरह से एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं पॉलीब्रोमिनेशन के बाद वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वैसे ही फिनॉल का भी पॉलीब्रोमिनेशन के बाद वाइट प्रेसिपिटेट ही बनता है, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि कोई एक कंपाउंड है, जरा गौर करना, एक वेसल है उसमें बेंजीन है और एक वेसल है इसमें फिनॉल है, ये एक वेसल है जिसमें बेंजीन है, ये एक वेसल है जिसमें फिनॉल है। हमें नहीं पता है किसमें बेंजीन है और किसमें फिनॉल है। एक चीज़ बताओ, इसमें जब ब्रोमीन वाटर दिए तो यहाँ पे बन गया वाइट पीपीटी, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर दिए, या एक मिनट, ये है फिनॉल और इसको फिनॉल मत रखो, ये इसको रख दो कोई अल्कोहल, ये है कोई अल्कोहल। अब बताओ, हमें नहीं पता है कि इसमें अल्कोहल है और इसमें फिनॉल है, बस ये पता है कि दोनों में से एक में अल्कोहल है और एक में फिनॉल है। दोनों को ब्रोमीन वाटर दे दिए, एक में वाइट प्रेसिपिटेट बन गया और एक में वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, वाइट पीपीटी नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझ जाएंगे कि जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बना है वही फिनॉल है, जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना है वो फिनॉल नहीं है। तो हमें पहले से पता था कि एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है, इसका मतलब हम जान जाएंगे जिसमें प्रेसिपिटेट बना वो फिनॉल है और जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बना वो क्या है, अल्कोहल है। तो इस तरह से फिनॉल और अल्कोहल का ये टेस्ट भी है। ठीक है, इसके बाद फिनॉल और अल्कोहल का नहीं, फिनॉल का टेस्ट है इनफैक्ट, मतलब एक फिनॉल रहे और एक अल्कोहल रहे तो पता किया जा सकता है कौन फिनॉल है कौन अल्कोहल है। इसके बाद बढ़ते हैं, एक छोटा सा डेटा दिखाते हैं हम तुमको। देखो, अगर बेंजीन है इसका हैलोजिनेशन कराओ, हैलोजिनेशन। इनफैक्ट यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन की बात किए हैं, तो अगर इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, तो अगर ये है इसको एनिसॉल बोलते हैं, एनिसॉल का अगर हैलोजिनेशन कराओ तो 10⁹ टाइम्स R1 होगा। मतलब ये जिस रेट से हैलोजिनेशन करेगा ब्रोमिनेशन का डेटा है ये, जिस रेट से ब्रोमिनेशन करेगा उससे 10⁹ टाइम्स इसका ब्रोमिनेशन ज़्यादा होगा। सोचो कितना ज़्यादा हो गया, 10⁹ टाइम्स, 1 के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना टाइम्स इसका रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। ठीक है, और अगर ये NMe हो गया, मतलब NH2 NHR या NR2 टाइप का ग्रुप हो गया, तो उस केस में तो 10⁻14 के ऑर्डर में रेट बढ़ जाता है। मतलब सोचो बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसका रेट कितना ज़्यादा है। यही वजह है कि एनिलीन के केस में पॉलीब्रोमिनेशन ही होता है और फिनॉल के केस में अगर पोलर सॉल्वेंट हो
तो पॉलीब्रोमिनेशन ही होता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आना है जो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बन जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है सर, फिनॉल का मोनोब्रोमिनेशन कराने का भी तरीका बता दिया, पॉलीब्रोमिनेशन कराने का भी तरीका बता दिया, बट एनिलीन का तो आपने बोला कि पोलर सॉल्वेंट रहेगा तब भी पॉलीब्रोमिनेशन होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 ले लोगे तब भी पॉलीब्रोमिनेशन वाला ही प्रोडक्ट मेजर होता है। तो अगर इसमें एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराना हो, मोनोब्रोमिनेशन कराना हो, तो हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बने रहिए आप यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार के साथ। अगले लेक्चर में आएगा कि एनिलीन का अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। थैंक यू।